चलो हम अब करते हैं नेक्स्ट अपना सोशल फार्मेसी का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके ओके कर लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, टीबी के बारे में क्वेश्चंस आता ही आता है। और सोशल फार्मेसी में तो आपको देखने को मिलेगा, शायद तक पिछली बार भी आया था, लेकिन टीबी के बारे में हर पैरामेडिकल कोर्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट ही है ये। देखिएगा टीबी, सबसे पहले तो टीबी किसके द्वारा कोज होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा कोज होता है भाई? माइकोबैक्टीरियम, पूरा नाम लिख लो, ट्यूबरकुलोसिस। अब ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, ये एंटर करते ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है और आपके लंग्स होते हैं ना, फेफड़े, उनको अफेक्ट कर देता है। ठीक है, अब टीबी वाले पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? क्या क्या मिलते हैं भाई सिम्टम्स? बॉडी फीवर, वेट लॉस, बलगम और स्नीजिंग, छींक, रात को सोते समय पसीना आना, ये क्या होते हैं? जनरली सिम्टम्स होते हैं। अब टीबी कौन सी बीमारी है? बैक्टीरियल डिजीज है प्लस कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे में इजी से फैल जाती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा फैलने वाली बीमारी है कि नहीं है? अब एक वैक्सीन आता है इनका बचने के लिए, बीसीजी करके, बैसिलस कालमेट ज्यूरिन करके, आज के लिए बच्चों में लग जाता है, तो इन फ्यूचर उनको कभी टीबी नहीं हो। ठीक है, एक वैक्सीन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सोशल फार्मेसी में, व्हाट इज वैक्सीन एंड व्हाट इज सीरा, या फिर ऐसे पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड सीरा। तो ये वैक्सीन और सीरा का भी नाम सुना है क्या तुम लोगों ने? सीरा नाम नहीं सुना, वैक्सीन वैक्सीन सुना है। वैक्सीन क्या करता है? वैक्सीन करता क्या है? चलो एंटीबॉडी का तो करता है, वैक्सीन का काम है किसी भी बीमारी से बचाना। जरूरी नहीं है उसमें वो बीमारी हुई है तो वही वैक्सीन लगाना है। छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं उनको कोई बीमारी होती है क्या? वैक्सीन लगाते हैं ना, कि इन फ्यूचर कभी भी आपको बीमारी नहीं हो, वो होता है वैक्सीन। अब सीरा देखो कि बीमारी हो गई, उसका ट्रीटमेंट कैसे? जैसे स्नेक ने बाइट किया, टॉक्सिक जहर फैल गया, अब उस जहर को कम भी तो करना है ना, तो वहां पे वैक्सीन काम थोड़ी आएगा। वहां पे क्या काम आएगा? सीरा काम आएगा कि उस टॉक्सिक को एक बार के लिए मैं क्या कर दूं? कम कर दूं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के अंदर जाएंगे, टॉक्सिक फैला देंगे, जहर फैला देंगे। अब उस जहर को कम करना है ना, वैक्सीन तो क्या करता है? बचाता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन वो हो गया है, उसके बाद में ये काम नहीं आएगा, उसके बाद में काम क्या आएगा? सीरा आएगा। तो सीरा क्या करता है? लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लेकिन रैपिड एक्शन होता है। लिमिटेड टाइम रैपिड एक्शन, काम किसका? सीरा का। लॉन्ग टाइम स्लो एक्शन, किसका काम है? वैक्सीन का। अब जैसे एक 2 महीने का बच्चा है, उसके अंदर अपन ने वैक्सीन लगा दिया, मान लो कि बीसीजी, एवरेज एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है उसमें टीबी 10 साल हो तब आ जाए, 20 साल हो तब आ जाए, 40 साल का हो तब आ जाए। वो 40 साल का होगा ना, तब भी उसके अंदर एंटीबॉडी बनते रहेंगे। अगर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसके अंदर एंटर करता है तो 40 साल का वो होगा ना, तभी उसके अंदर एंटीबॉडी बनेंगे और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किल कर देंगे। ये होता है वैक्सीन की ताकत। वो सीरा की ताकत क्या है? लिमिटेड टाइम के लिए है, शॉर्ट टाइम के लिए है, रैपिड एक्शन देता है। रैपिड एक्शन देगा तभी तो जहर फैला हुआ उसको कम करेंगे। लेकिन ये क्या करते हैं? स्लो एक्शन देते हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली चीजें हैं। और अगर कोई चीज हो जाती है ना, उसमें बाद में ये काम नहीं आता वैक्सीन। वैक्सीन का काम है ओनली बचाना। अब जैसे कोविड में सबको वैक्सीन लगे थे, सबको कोविड थोड़ी हुआ था। क्यों लगा था वैक्सीन? बचाव के लिए लगा ना, कि भाई इन फ्यूचर कोविड का वायरस किसी में एंटर करे, वैक्सीन लगा हुआ है तो क्या करेगा? कोविड का वायरस बॉडी के अंदर जाते ही अगर इन्फेक्शन करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनकर उस वायरस को किल कर देंगे। इसलिए वैक्सीन लगा। वैक्सीन नहीं लगाते तो कोविड का वायरस जाता, इन्फेक्शन करता और आपको कोविड का शिकार बना लेता। समझ गए ना? तो ये चीज है। अब ये कोविड का जो वैक्सीन है,
ये चलेगा, बहुत टाइम तक चलेगा। अब ये आई है महामारी, तो इसको ऐसा नहीं है कि अब कोविड का थोड़ा थोड़ा असर खत्म हो गया तो कोविड के वैक्सीन भी बंद कर देंगे, नहीं, चलेंगे ये। क्यों चलेंगे? कि भाई इसका थोड़ा बहुत असर तो रहता ही रहते। कभी कभी न्यूज आती है ना कि यहाँ पर इतने पेशेंट मिले, यहाँ पर इतने पेशेंट मिले, तो बैन वैन कुछ नहीं होता है, बैन वैन कुछ नहीं होगा। उस साइड इफेक्ट के ऊपर स्टडी करके उसको कम करने की कोशिश करेंगे। बैन क्या होता है? वो साइड इफेक्ट किन कारणों से हो रहा था, ऐसी कौन सी उसके अंदर चीज प्रेजेंट थी, उसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे बस। बैन क्या होगा? बैन थोड़ी होती है कोई चीज। लेकिन अगर लगेगा कि भाई वो चीज अगर कम नहीं की जा सकती तो फिर कोई फर्दर देखेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो जो साइड इफेक्ट है वो कम कर सकते हैं। अब देखते हैं टिटनस क्या है। टिटनस क्या है? ठीक है, टिटनस बीमारी सुनिए कभी, कैसे होती है? जंग खाया हुआ लोहा या फिर कोई पुराना लोहा से अगर अपन ने लग गई तो उसके ऊपर मतलब प्रेजेंट कौन रहता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। उस जंग लोहे के जो काट खाया लोहा होता है ना, पुराना लोहा, उसके ऊपर ये रहता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। जैसे ही वो लोहे से लगेगी, ठीक है, और वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर एंटर कर गया ये, तो आपको ये क्या कर सकता है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज कर सकता है। मसल्स टोन करने लग जाएंगी, आपके बॉडी की मसल्स के अंदर स्पास्म, मतलब होता है ना, स्पास्म का मतलब ये मान लो बहुत ज़्यादा दर्द है ना, वो होने लग जाएगा। आपका न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन अच्छे से फंक्शनिंग नहीं करेगा। उस बीमारी को क्या बोलोगे? टिटनस बीमारी। तो इसको फैलाने वाला कौन है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। ठीक है ना। ये क्या होता है? मसल्स टोन व मसल्स स्पास्म होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होंगे मसल्स के अंदर। और जब मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और एक ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, तो न्यूरॉन्स को भी अफेक्ट करता है, तो आपका मेमोरी भी अच्छे से नहीं रह पाती है और आप भूल जाते हो कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। ये टिटनस के कुछ सिम्टम्स भी है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अभी रेबीज। रेबीज भी अपन ने पढ़ा था। क्या था रेबीज? कौन सा होता है रेबीज को फैलाने वाला? रेबीज वायरस। रेबीज को फैलाने वाला रेबीज वायरस होता है। ठीक है, अब इसका माध्यम कौन है? कोई इन्फेक्टेड एनिमल अगर वो आपको बाइट कर जाता है तो उसकी लार से ये जो रेबीज वायरस है आपके ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है, मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ करेगा। और इसके सिम्टम्स क्या क्या थे? सिम्टम्स पढ़े थे ना अपन रेबीज के। मेनली किसको अफेक्ट करता है ये? सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे आदमी पागलों वाली हरकतें करने लगता है। करता है कि नहीं करता है? और हाइड्रोफोबिया भी होता है। ये होता है ना, पानी से डर। क्या होता है? पानी से डर लगने लग जाता है रेबीज में। तो रेबीज इज द वायरल डिजीज दैट कोज एक्यूट एन्केफेलाइटिस इन warm blood animals. It can be transmitted to humans from other species. ठीक है, अब देखिएगा, जैसे भाई ज़्यादा अगर कहता है ना कि भाई कुत्तों के काटने से, डॉगी के काटने से रेबीज हो जाता है। कारण क्या है? देखो, डॉगी के जो दांत होते हैं ना बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। अगर कोई नॉर्मल डॉगी के काटने से नहीं होता, एक चीज़ का ध्यान रखना, नॉर्मल डॉगी से काटने से रेबीज नहीं होता है। अगर कोई अफेक्टेड डॉगी है, पहले तो बात नॉर्मल होगा तो वो काटेगा नहीं। रेयर केस में ही अगर आप जबरदस्ती उसके पैर डाल रहे हो तो काटेगा वो, लेकिन नॉर्मल डॉगी कभी भी काटता नहीं है। अगर वो अफेक्टेड होगा, है ना, थोड़ा सा असर आया रहेगा उस पर, तभी वो काटेगा। तो क्या करता है, जैसे ही काटता है ना, नुकीले दांत होते हैं, नुकीले दांत डायरेक्टली आपके स्किन से मसल्स, और वहाँ पे क्या करता है कि वो रेबीज वायरस एंटर कर जाता है। एंटर करके वो धीरे धीरे ब्लड के अंदर चला जाता है, और ब्लड के अंदर जाते ही ये रेबीज वायरस क्या करते हैं, इतनी फास्ट ग्रोथ करते हैं कि वो बंदा 3 से 4 दिन में उसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर उसको पानी से डर लगने लग जाता है ना, पागलों वाली हरकतें होने लग जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी, और सीएनएस अफेक्ट हो जाता है, तो मतलब वो कहते हैं ना, मतलब पूरा बॉडी का बैलेंस ही बिगड़ जाता है उसका। कभी देखा है क्या रेबीज से अफेक्टेड
कुत्तों को तो देखा होगा, तो बस वही इंसान को खाएगा तो इंसान में होगा, है ना। वही वायरस तो वही है ना बेचारा, डॉगी नॉर्मल है और वही वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो चीज़ तो वही होगी, हरकतें तो वही होगी। और अगर नहीं देखा तो आज जाके यूट्यूब पे देख लेना, रेबीज इन्फेक्टेड पर्सन, यूट्यूब पे डालना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब कुछ कुछ वीडियो ऐसे भी आएंगे जो डॉगी की आवाज़ निकालेंगे, ऐसी हरकतें नहीं होती, वो फर्जी वीडियो है ना। कुछ कुछ लोग ऐसे भी वीडियो डालते हैं कि भाई इसको डॉगी ने काट लिया, रेबीज हो गया, तो ये अभी डॉगी की आवाज़ निकाल रहा है, वो तो शोबाजी के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है भाई? STDs are disease and infections which are capable of being spread from person to person through sexual intercourse, oral, genital contact or in the non-sexual way, जैसे IV drug. Some STDs are chlamydia. अब देखिएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे फैलती है? जब आप इंटरकोर्स करते हो विदाउट प्रोटेक्शन, है ना, या फिर ओरली कोई चीज, उसके थ्रू भी आपके बॉडी में वायरस जा सकता है, जैसे कि कैलेमाइडिया हो गया, सिपेलिस हो गया, है ना, एड्स हो गया, या फिर नॉन सेक्सुअल कांटेक्ट, जैसे कि IV ड्रग, कोई ड्रग लेता है ना, ये एड्स का पेशेंट है, उसने ड्रग ली, सेम ही इंजेक्शन आप में यूज कर लिया, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक इन्फेक्टेड है एक नॉर्मल है, इन्फेक्टेड वाला नॉर्मल में डालते ही वो भी अफेक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैलती है बीमारियां। कैलेमाइडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, है ना, कैंडिडाइटिस हो गया, ईस्ट फंगस हो गए, ये सारे के सारे क्या है भाई? STDs रोग है, STDs डिजीज है। पूरा नाम क्या है STD का? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। गोनोरिया भी एक बीमारी है। इससे क्या रहता है कि जो आपके जेनाइटल पार्ट्स होते हैं ना, प्राइवेट पार्ट्स, वहां पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, समझ गए? और वहां से फिर पता चलता है कि इस बंदे को गोनोरिया है, ठीक है ना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। और ये मतलब ये बीमारियां एक बार अगर बंदा अफेक्टेड हो जाता है ना, फिर इनसे बाहर निकलना अति खराब है, निकल नहीं पाता फिर वो। इसलिए बचना है तो मार्केट में बहुत सारे प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन यूज करो तो बचोगे, वरना हालत खराब है, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जानी है। क्यों? कारण यह है कि हम इंडिया के अंदर जब भी इस टॉपिक पे बात करते हैं ना, सेक्स एजुकेशन पे, लोगों को हंसी आती है, हंसते हैं, लेकिन फॉरेन के अंदर सेक्स एजुकेशन एक फिक्स चैप्टर रखा हुआ होता है, हर स्टार्टिंग में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो वहाँ पे वो चीज़ों को बताई जाती है सब बच्चों को कि एक्चुअल में ये चीज़ें ऐसे होती है, इन फ्यूचर ये चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक बेसिक नॉलेज रहता है, तो जनरल अवेयरनेस समाज के अंदर फैलाना बहुत ज़रूरी है कि भाई इन फ्यूचर आप इन बीमारियों से ग्रसित ना हो। अब लोग अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या होता है, अगर इनसे कोई अफेक्टेड भी हो जाता है ना, एक दूसरे को बताएंगे नहीं। जब तक आप एक दूसरे को नहीं बताओगे, आप और लोगों को करते जाओगे अफेक्ट। एक बार एक न्यूज नहीं आई थी 10 साल पहले, 7-8 साल पहले, कि कोई एक एड्स का पेशेंट था, वो क्या कर रहा है, अपने ब्लड से मतलब वो इंजेक्शन लगा के और ट्रेन और रेलों के अंदर वो सबको लगा रहा है, ऐसे सुई लगा रहा है कि सबको अफेक्ट कर दूं मैं। उससे मिलेगा क्या? ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। अगर आपको है तो आप आइसोलेटेड हो जाइए या फिर इसका ट्रीटमेंट लीजिए। अब एक इसके आगे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्रेस्ट फीडिंग? समझ गए? ब्रेस्ट फीड मतलब न्यू बॉर्न बेबी को दूध पिलाना, प्रोसेस उसको क्या कहते हैं? ब्रेस्ट फीड। अब जैसे न्यू बॉर्न बेबी है तो वो 6-7 मंथ तक ओनली मदर के मिल्क से ही सर्वाइव कर पाता है ना। 4-5 मंथ 6 मंथ का होता है तब तक तो वो पानी भी नहीं पीता बाहर का, ओनली ऑन मिल्क। तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर चाइल्ड हेल्थ। किसकी? चाइल्ड की हेल्थ एंड सर्वाइवल। चाइल्ड की हेल्थ और उसके सर्वाइव करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग एक अच्छा प्रोसेस है। हाउएवर, contrary to WHO recommend fewer than the half of infants under 6 month, कि भाई 6 महीने से अगर छोटा बच्चा है ना, उसके लिए तो सिर्फ
माता का दूध, मदर का मिल्क ही क्या है, उसके लिए तो मतलब अमृत है। ठीक है, अगर ये नहीं मिल पाता तो बच्चा इतना क्या नहीं कर पाता, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वीक रह जाएगा। हालांकि अगर भाई कभी कभार हो जाता ना कि बच्चा हुआ, मदर लेडी की डेथ हो गई, तो फिर वो भी तो सर्वाइव करता, लेकिन उसकी बॉडी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, वीक हो जाएगी। तो 6 मंथ ओल्ड्स आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड। ब्रेस्ट मिल्क इज द आइडियल फूड फॉर इन्फेंट्स। आदर्श फूड है किसके लिए, 6 मंथ से छोटे बच्चे के लिए मदर मिल्क अच्छा है ना। और वैसे तो 1 ईयर तक बच्चा मदर मिल्क पीता ही है, तो ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोसेस हो गया, समझ गए। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है। अब अपन देख लेते हैं वैक्सीन। वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आता है, ठीक है, वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आता है। लंबा है क्या, और चलो छोड़ो, आज अपन इतने ही रखेंगे, बाकी का बाद में देखेंगे। नहीं होगा, टाइम लगेगा, अभी इसमें मेरा वीडियो बनाना है।